नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने सचिवालय में भर्ती घोटाले के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा है कि पुलिस की जांच में और भी तेजी लाई जाए और दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। अवैध संपत्ति को जब्त करने और गैंगस्टर एक्ट और पीएमएलए में कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही जो परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से गतिमान हैं उन्हें सुचारू रूप से ही समय पर संपन्न कराए जाएं। जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है उनकी नियुक्ति निरस्त कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आयोग सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां यथाशीघ्र एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर बल दिया है। इस बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली उपस्थित रहे। युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, एक तो क्या है कि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूंगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाल रोग चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश एम्स का लाभ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी और आसपास के राज्यों को भी इससे मिलेगा। जल्द ही एम्स का सैटेलाइट कुमाऊं क्षेत्र में भी बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि एम्स के अंदर बाल रोग चिकित्सा विभाग में पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ होने से गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल पाएगा। ऋषिकेश दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अस्पताल से न केवल उत्तराखंड को बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी इससे सुविधा मिलेगी। आसपास के राज्यों को, यूपी समेत कई राज्यों को इस पीडियाट्रिक आईसीयू का लाभ मिलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी गुना एम्स भी बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसका सेवा का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिंदल ग्रुप सोसाइटी की ओर से इंटरनेशनल स्कूल बनाने के लिए नैनीसार में जमीन आवंटन के मामले में सुनवाई करते हुए कार्यदायी संस्था को स्कूल निर्माण करने के निर्देश जारी किए। कल हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवतार सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस स्कूल के बनने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। संस्था को स्कूल निर्माण करने के निर्देश दिए गए और स्कूल के बनने से रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आया है। संस्थाओं को स्कूल निर्माण करने के निर्देश जारी किए गए हैं और स्कूल बनने से न केवल बच्चों को शिक्षा मिलेगी बल्कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
नैनीताल का मामला जहां तक है, जिंदल ग्रुप की एजुकेशनल सोसाइटी ने जमीन के लिए अप्लाई किया था कि सरकार से कहा था कि हम यहाँ इंटरनेशनल बैकलॉरेट की एक कोएड स्कूल बनाएंगे, बहुत अच्छा, जो कि इस देश में सिर्फ 11 हैं करीब। बहुत हाई स्टैंडर्ड का एक कोएड स्कूल बनाने की मंशा से वो सरकार के पास गए थे और सरकार ने बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन के साथ उसमें उसको अलाउ कर दिया था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर दिया था। वो जमीन जो है 93D की जमीन है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हर जिले में शवदाह गृह बनाने के निर्देश दिए हैं और आपको बता दें, शवदाह गृह बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सभी नगर पालिका परिक्षेत्रों में 6 महीने में एक विद्युत या गैस शवदाह गृह स्थापित करें और इसकी प्रगति रिपोर्ट हर महीने कोर्ट में पेश करें। बता दें कि ज्वालापुर हरिद्वार निवास ईश्वर चंद्र वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोरोना के समय हरिद्वार में शवों का दाह संस्कार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से शमशान घाटों में शवों को जलाकर छोड़ दिया जाता है और हरिद्वार में एक विद्युत शवदाह गृह लगाया गया था जिसका संचालन अभी तक नहीं हुआ। हरिद्वार में एक मशीन है जो विद्युत सौदागृह, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये मशीन ये लगाया गया था कोविड काल में। उनका कहना था कि साहब कोविड से मरे हुए लोगों की डेड बॉडियां मशीन में जलनी चाहिए विद्युत सौदागृह में। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधा उत्तराखंड के हर जिले में होनी चाहिए। उनका कहना था जनहित याचिका के द्वारा कि एक तो इससे पैसे बचते हैं आदमी के, विद्युत सौदागृह में एक डेड बॉडी जलने में लगभग 500 रुपए लगता है, वहीं ट्रेडिशनल तरीके से जलाने में लगभग 3000 रुपए लगते हैं। उत्तराखंड बीजेपी संगठन द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के नवनियुक्त महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का लालकुआं में फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आई और उन्होंने अपने नए महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रदेश में बीजेपी को मजबूत तरीके से आगे ले जाने और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की। वहीं प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसका 100% पालन करूंगा। साथ ही संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके उत्तराखंड का महामंत्री का दायित्व मेरे पास है, बड़ी चुनौती है। और 2024 जो है हमारी चुनौती का विषय है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो उसके निमित्त हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती है, परिश्रमी है और परिक्रमा करने वाले न हो, ऐसे लोगों को संगठन। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट अल्मोड़ा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जनपद के चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और उनकी खामियों को लेकर चिकित्सकों को निर्देश दिए। साथ ही इनकी समस्याओं को दूर करने की बात कही। वहीं अस्पतालों से मरीजों को रेफर को लेकर कहा है कि विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रेफर करने का कारण चिकित्सक स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि 90% लोगों का इलाज चिकित्सालय में किया जाना आवश्यक है। देश में जो है आपका उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया। अल्मोड़ा जिले में हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर तो पर्याप्त मात्रा में है, स्पेशलिस्ट भी इस जिले में तो हैं, पर कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी कमी है, जो ऑल ओवर उत्तराखंड है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद ऑल ओवर इंडिया भी स्पेशलिस्ट की कमी से हम अवगत हैं। तो इसमें प्रयास ये है कि हम स्पेशलिस्ट लाएं, हम एनएचएम से भी ज्यादा तनख्वाह पर उनको लाने का प्रयास। विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता आकिल अहमद और रजिया बेग ने कहा है कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार मुस्लिमों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोग इस देश में एक दूसरे के बीच नफरत फैलाकर उनको बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं ये भी कहा है कि बिल्किस बानो प्रकरण दलित छात्र और शिक्षिका की हत्या किए जाने का उनको जिम्मेदार ठहराया है। इन लोगों का कहना था कि जहां एक ओर केंद्र सरकार महिला सम्मान की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर बिल्किस बानो जैसे संगीन अपराध में शामिल लोगों को 15 अगस्त के दिन रिहाई देकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। ये कैसा न्याय है? अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जा सकता है।
बिल्किस बानो वाले केस में जो छोड़े गए, एक तरफ मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बड़े महिलाओं की शान में बहुत बड़े तगमे लगा रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े गौरव की बात कर रहे हैं, और वही 8 घंटे बाद ऑर्डर का आता है कि गुजरात दंगों में, गोधरा कांड में बिल्किस बानो के साथ जो क्राइम हुआ था, जो जघन्य अपराध हुआ था, उसके मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। ये जो गैंग रेप वाला है, इसमें वैसे वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, अभी उन्होंने हमारे एडवोकेट जिन्होंने बताया जो है, तो इसमें उनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम मांग करते हैं जो है कि उनको दोबारा जेल में डाला जाए। उत्तराखंड की सरोज डिमरी ने प्रधानमंत्री मोदी से विदेशों की तर्ज पर भारत में भी प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए मशीनें लगाने की मांग की है। बता दें कि 40 दिन की यूरोप यात्रा करके वापस लौटी राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी ने विदेश यात्रा के अनुभव मीडिया के साथ साझा किए और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया विदेशों में पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई के मुकम्मल इंतजाम हैं और इंतजाम के लिए जगह जगह प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए मशीनें भी लगाई गई हैं, जिससे विदेशों की हवा भारत के मुकाबले कई गुना अधिक स्वच्छ बताई गई है। भारत में भी विदेशों की तर्ज पर ही प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए जगह जगह मशीनें लगा दी जाएं तो इससे पर्यावरण संरक्षित होगा, वहीं प्लास्टिक कचरे से भी देश को निजात मिलेगी। तो जब हम जाते हैं रिसाइकलिंग करते हैं, जब हम ना, मैंने वीडियो भी बनाया है उसका, मैं आपको वीडियो भी दे रही हूँ। तो जो रिसाइकलिंग के लिए देंगे तो उसमें से एक पर्ची आती है, उसमें जितने भी पैसे उन बोतलों के एक्स्ट्रा जो हमने दिए हैं उसमें वो वापस आ जाते। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रणकर्ता नैनीताल पर अंक तालिका में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति का पुतला फूंका। नाराज छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री से अविलंब मामले का संज्ञान लेकर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रों ने अंक तालिका ठीक नहीं होने की दशा में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका बयान यहाँ पर आना चाहिए था कि इस तरीके से गड़बड़ियां नहीं होनी है। मैं देख रहा हूँ कल से ये पूरे मीडिया पे चल रहा है, अभी तक हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका भी कोई बयान नहीं आया है। कहीं ना कहीं वो छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील नहीं है, केवल उनको अपना जो चुनावी जो स्टैंड, जब चुनाव का समय आता है उस समय वो सही रहते हैं। दो तीन दिन पहले BA BSc और BCom के जो 3rd ईयर के छात्र छात्राएं हैं उनकी अंक तालिका में गड़बड़ी हुई है। उनके 0 इस प्रकार के मार्क्स उसमें आ रखे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है। इसमें विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। जैसे कि उन्हें पता है कि यदि हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो देखो ऐसे में छात्र यदि गलत कदम उठाता है तो उसके लिए एनआरसी के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज विकासनगर पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता रजिया बेग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत के खिलाफ बताते हुए उसको मानने से साफ इनकार कर दिया। रजिया बेग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि केंद्र सरकार अब मनमाने ढंग से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, जिसका मुस्लिम समाज विरोध करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बड़ी जद्दोजहद में है, बहुत जल्दी में है केंद्र सरकार। एजेंडा है उनका कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए इस देश के अंदर। पहली बात मैं पूछती हूँ उससे, और मेरे ख्याल में तो भारत में भी लोग इस बात के लिए पूछेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, आप इस देश के अंदर जहाँ विविधता से भरा हुआ देश है, भारत इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ विभिन्न तरीके की संस्कृति हमारी निवास कर। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। उर्स मेले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। में लगने वाले सालाना उर्स को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक कर विस्तृत निर्देश किए गए थे। उसके क्रम में आज उसके क्रम में यहाँ तहसील में भी एक बैठक की गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न भागों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें निर्माण से संबंधित, सफाई से संबंधित, पानी, पेयजल व्यवस्था, जायरीनों के रुकने की व्यवस्था, समस्त कार्य शुरू कराने के आदेश किए गए हैं। उसके टेंडर किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है समस्त कार्य 15 सितंबर तक
खबर काशीपुर से है, जहां प्रशासन ने एम्बुलेंस चालकों पर हंटर चलाते हुए मनमाना किराया वसूलने पर अंकुश लगाया है। परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस से मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किराया निर्धारित कर दिया है। साथ ही विभाग ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तीमारदार या मरीज से निर्धारित किराए से ज्यादा पैसे वसूले गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ स्थानों पर एम्बुलेंस चालकों ने मरीजों और तीमारदारों से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मनमाने किराए वसूलने की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। प्रशासन ने इस पर सख्त कदम उठाए हैं और एम्बुलेंस से मरीज की आवाजाही पर दरों को निर्धारित कर दिया है। प्रशासन के उक्त कदम के बाद मरीजों और तीमारदारों को जहां इससे राहत मिल सकेगी, तो वहीं तीमारदारों की जेबों पर पड़ रहा एम्बुलेंस चालकों का अनैतिक बोझ कम हो सकेगा। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में एम्बुलेंस वाहनों के लिए जो है किराया निर्धारित कर दिया गया है। इसमें पहले कैटेगरी में नॉन एसी एम्बुलेंस है, जिनका किराया 800 रुपये 15 किलोमीटर के लिए निर्धारित किया गया है 1 घंटा के लिए। रुड़की के कृष्णानगर, सुभाष नगर और रामपुरी चुंगी में एमडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 व्यावसायिक भवनों को सील किया। ये तीनों भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृत किए ही निर्माण कार्य चल रहा था। सहायक अभियंता डीएस रावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 भवनों को सील कर दिया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज हमने जो है एक सांतरसा क्षेत्र में जो है बिना मानचित्र स्वीकृत के एक व्यावसायिक भवन सील किया गया है। वो भी बिना मानचित्र के था, नोटिस चल रहा था और किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो हमने उसको सील किया। इसके अलावा हमने कल 3 कार्रवाई करी है सील की, वो हमने मैसेज द्वारा बता भी दिया था। और 3 व्यावसायिक भवन थे, एक रामपुर चुंगी पे, कृष्णानगर और सुभाष नगर क्षेत्र में। मैं प्रदेशवासियों को, ये क्षेत्रवासियों को यही बोलूंगा कि जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराएं, ना कराएं अपने कामों को। चमोली जिले में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत गोपेश्वर मुख्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों से भिक्षावृत्ति को खत्म कर शिक्षित समाज को स्थापित करने के लिए जागरूक किया गया। सभी लोगों से भिक्षावृत्ति जैसी बुराइयों का अंत करने के लिए अपना योगदान देने की अपील की गई। ऑपरेशन मुक्ति हमारे डीजीपी सर द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, जिसको समय समय पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जाता है। पिछले वर्ष भी ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया था और इस वर्ष भी ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत 1 अगस्त से कर दी गई है, जो कि 2 माह चलाया जाएगा। इसमें सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, परंतु बहुत सारे विभागों के द्वारा एक इंटीग्रेटेड ड्राइव। खबर हरिद्वार से है, जहां नारी शक्ति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। असम की रहने वाली साध्वी संजना नंदगिरी का विधि विधान से अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्रपुरी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और तमाम साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान महंत रविन्द्रपुरी ने कहा है कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मातृशक्ति को निरंजनी अखाड़े में शामिल किया गया है और अब साध्वी संजना नंदगिरी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ जनसेवा का भी कार्य करेंगी। और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है, ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, मातृशक्ति को आगे लाया जाए। इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े का बहुत श्रेष्ठ निर्णय है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और श्रेष्ठ सन्यासिनी अगर कोई है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए जो जिस योग्य है। मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ सन्यासिनी है और श्रेष्ठ साध्वी है। ऋषिकेश की श्यामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने दुकान से फोन चुराने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोटद्वार के पौड़ी गढ़वाल जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनएच 534 पर दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। गांव धरासो हमारा गांव है। धरासो से आ रहे थे, हम देहरादून जा रहे थे पूजन में। तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में तो वहां पे हमला किया। हम बाइक में थे, हम 2 लड़के। तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। चोट पांव पे है, मेरे 5 टांके लग रहे। कोटद्वार में गुलदार का आतंक जारी है। गुलदार ने बाइक सवार पर हमला किया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर युवक के पैरों में पट्टी की गई है। डॉक्टरों द्वारा इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया और ये हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। 7 सीटर पवन हंस की ये सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। सीएम ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। कहा है कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सेवाओं से लोगों को आवागमन की सुविधा आसान होगी। राज्य में एयर कनेक्टिविटी को और भी विस्तार दिया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री में प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सचिव दिलीप जावलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी युकाडा सी रविशंकर, पवन हंस के महाप्रबंधक संजय कुमार उपस्थित रहे। काफ़ी अच्छा लग रहा है और एज अ फर्स्ट पैसेंजर हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी अच्छी सुविधा है लोकल्स के लिए भी। तो एज अ पैसेंजर, फर्स्ट पैसेंजर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ पवन हंस के साथ और ये उड़ान स्कीम उत्तराखंड की तरफ से है, तो बहुत अच्छी स्कीम है उत्तराखंड वालों के लिए। भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूंकि इसमें जोड़ना था, पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पवन हंस कंपनी का वो जो काफी अवध के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की हैं, जिन्हें धरातल पर लाए जाने और क्षेत्रवासियों को उनका लाभ प्रदान करने के लिए कई स्तर पर कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर हो रहे कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है और इस क्रम में नगरपालिका चंपावत क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत भैरवा चौराहे के पास एक मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के जोशी के अनुसार 3,20,40,000 रुपए की धनराशि से बनने वाली इस मल्टी लेवल पार्किंग के लिए शासन से 1,28,16,000 की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र चंपावत में छोटे वाहनों की संख्या में वृद्धि होने, कार पार्किंग ट्रैफिक से बचने के लिए पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कार पार्किंग का निर्माण कार्यदायी संस्था के तौर पर हम लोग कर रहे हैं, जिस हेतु 320.40 लाख की धनराशि स्वीकृत है और वर्तमान में प्रथम किस्त के रूप में हमको 128.16 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर दिया गया और ये जो है इसकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो सितंबर 2023 है, क्योंकि रोड के नीचे और ऊपर ही पार्किंग।
चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।